वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 87 ये टेस्ट सीरीज आर के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर और सारे जो क्वेश्चन होंगे वो पीवाई क्यू होंगे, ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? देखिए, जीएस की सीरीज चल रही है, साथ साथ में हिंदी की सीरीज चल रही है और करंट अफेयर्स की भी चल रही है, ठीक है। करंट अफेयर्स जो है पीसीएस वाली प्लेलिस्ट में जा रही है, जो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दोनों में काम कर जाएगी, आरओ में भी पीसीएस में भी, तो इन सब की प्रैक्टिस करते रहिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है, यानी देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय। तो भारत का प्रधान सेनापति ब्रिटिशर होगा कोई, और वो था लॉर्ड वेवल। ये है इसका आंसर। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति यानी कमांडर इन चीफ लॉर्ड वेवल था, जो बाद में 1943 से 47 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? वर्धा में पारित किया गया था। बी है इसका आंसर। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। देखिए, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई। यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। नंबर 3, निम्नलिखित में से किस बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? जौनपुर से फतवा जारी हुआ था अकबर के विरुद्ध। बी है इसका आंसर। देखिए, 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया। उस धर्मगुरु का नाम मुल्ला मजदी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित में से सबसे पहले किसे भेजा था? थॉमस रो, वास्को डी गामा, विलियम हॉकिंस, जॉब चार्नर। विलियम हॉकिंस को भेजा था। सी है इसका आंसर। विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत तथा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। यह शाही दरबार में 3 वर्ष तक रहा और सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का एक उदाहरण है, निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? सारी जगह एमपी में है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के दतिया में है ये। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव द्वारा पत्थरों से करवाया गया था। यह बुंदेला काल के उत्तम वास्तुशिल्प का उदाहरण है। बुंदेल काल के उत्तम वास्तुशिल्प का उदाहरण है। उत्तम वास्तुशिल्प का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जहांगीर ने थॉमस रो को निम्नलिखित में से कहाँ मिलने का अवसर दिया था? जहांगीर ने थॉमस रो को अजमेर में मिलने का अवसर दिया था। थॉमस रो जनवरी 1916 में अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला और भारत में 1616 से 1619 ईस्वी तक रहा। 1619 ईस्वी में वह जहांगीर का फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा कि मुगल दरबार में अंग्रेजों का इसी प्रकार स्वागत होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में जो प्रयुक्त हिंदू शब्द है वो किसे सम्मिलित नहीं करता है? जैनियों को, बौद्धों को, पारसियों को, सिखों को। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 शब्द 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता वर्णित है। उसमें हिंदू शब्द बौद्धों के लिए, जैनियों के लिए और सिखों के लिए, लेकिन पारसियों के लिए नहीं है। सी है इसका आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(2) के खा में प्रयुक्त जो हिंदू शब्द है यानी बी में प्रयुक्त जो हिंदू शब्द है उसके अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख शामिल है, जबकि पारसी इसमें सम्मिलित नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? किसमें होगा ये? अल्पसंख्यक 25 से 28 तक तो धर्म की स्वतंत्रता है, और 29 और 30 में है। ठीक है, तो ये 19 नहीं हो सकता और 26 नहीं हो सकता, या तो अनुच्छेद 29 होगा या 30 होगा। ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 30 में। ठीक है, डी है इसका आंसर। डी में तो 30 है ना, 26 क्यों कर रखा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया। अनुच्छेद 30 में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करना या सत्ताधारी दल की कार्यवाहियों को रोकना, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, या सरकार के सभी वित्तीय लेन देन को निरस्त करना। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य है बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। सी है इसका आंसर। बजट की अनुदान मांगों में संशोधन हेतु लोकसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव यानी कट मोशन कहलाता है। इसके तहत सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों को अनुचित बताते हुए उसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है। प्राक्कलन समिति से कई बार प्रश्न बना एग्जाम्स में। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। भी है इसका आंसर। और संसद की सबसे बड़ी समिति है ये। ठीक है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है, और इसके सभी सदस्य जो है वो लोकसभा से लिए जाते हैं, और इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 साल का। इसके विपरीत जो लोक लेखा समिति है उसमें 22 सदस्य होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। इसमें 30 के 30 जो है वो लोकसभा के ही होते हैं सदस्य। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, नामित करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये है इसका आंसर। भारतीय संसद की लोकलेखा समिति के सदस्य को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा और हमेशा विपक्षी दल द्वारा नामित किया जाता है। समिति में होते हैं 22 सदस्य। सभी सदस्यों को भारतीय संसद से लिया जाता है। भारतीय संसद यानी हमारी पार्लियामेंट कैसे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ये जो 22 सदस्य होते हैं इनमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं जो कि निचला सदन है, और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से जो कि उच्च सदन है। हमेशा याद रखिएगा कौन सा उच्च सदन कौन सा निम्न सदन। अक्सर लोकसभा को उच्च सदन मान लेते हैं और राज्यसभा को निम्न सदन, जबकि उल्टा है इसका। समिति के जो सदस्य होते हैं प्रतिवर्ष यानी हर 1 साल में संसद द्वारा अपने सदस्यों में से चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, काफी बड़ा सा प्रश्न है ये। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी संवीक्षा करती है? संवीक्षा यानी जांच करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनिमय, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या संसद द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। कौन सी है वो समिति? वो समिति है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति को हटा दीजिए, नियम समिति को हटा दीजिए और कार्य सलाहकार समिति को भी हटा दीजिए। बी है इसका आंसर। देखिए, वर्ष 1953 में गठित अधीनस्थ विधान संबंधी समिति इस बात की जांच करती है कि और सदन को रिपोर्ट करती है कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजित नियम है, विनिमय है, उपनियम है, योजनाएं हैं या अन्य संवैधानिक संबंधी शक्तियों का कुशल पूर्वक संचालन किया जा रहा है। दोनों सदनों से संबंधित इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति समिति के सदस्यों में से अध्यक्ष द्वारा की जाती है
परंतु यदि उपसभापति समिति का सदस्य है तो उसे समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति की संख्या कितनी है? 5 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था? इसका उत्तर है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्तन किया गया तथा अनेक प्रावधान जोड़े गए, इसीलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? लागू किया गया पूछ रहा है। इसका उत्तर है वर्ष 2010, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था यह। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रस्तावित जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, वो भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। इसे संसद द्वारा अगस्त 2009 में पारित किया गया था। यह अधिनियम जो है वो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र यानी एनसीआर बना दिल्ली? 61वां, 74वां, 69वां, 49वां? ठीक है, 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 69वां। संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम 1991 जो कि प्रभावी हुआ 1 फरवरी 1992 से, इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का दर्जा दिया गया और इसे संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी का प्रावधान करता है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 से, ठीक है, 16 में आया जीएसटी। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधान सितंबर 2016 से प्रभावी हुए तथा वे भारत में वस्तु एवं सेवा कर का शुभारंभ 1 जुलाई 2017 से किया गया। ठीक है, भारत में जीएसटी कर का शुभारंभ कब से किया गया? 1 जुलाई 2017 से, एग्जैक्ट याद रखिएगा इसको। और जो अधिनियम है उसके प्रावधान कब से प्रभावी हो गए? सितंबर 2016 से। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला है 53वें संविधान संशोधन के द्वारा। 53वां संविधान संशोधन 1986 द्वारा मिजोरम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। एक सिक्किम पे भी बड़ा प्रश्न आता है। सिक्किम जो है भारत का नया राज्य बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, 22वें राज्य के रूप में उभरा था। देखिए, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा मिला और पूर्ण राज्य का दर्जा, नया राज्य का दर्जा मिला 36वें संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो डी होगा। संविधान के 35वें संशोधन जो हुआ था 1975 में, इसको भारतीय संघ में सिक्किम को जो है सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ ने 22वें राज्य के रूप में शामिल किया यानी पूर्ण राज्य के रूप में या राज्य के रूप में। और ये दोनों के दोनों 35वें 36वें हुए 1975 में ही। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है वो दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? देशांतर पूछ रहा है। देखिए, ग्लोब पर अगर हम देखें तो अक्षांश रेखाएं ऐसे हैं और देशांतर किस तरह से? ऐसे हैं, इस तरह से। ठीक है, तो बेंगलुरु, दिल्ली, बेंगलुरु है इसका आंसर, ये है इसका आंसर। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है। विकल्पों में दिए गए शहरों में बेंगलुरु दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है।
दिल्ली और बेंगलुरु के मध्य देशांतरीय अंतर सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? इस प्रश्न को वर्ष 2015 में यूपीएससी सिविल सेवा तक में पूछा गया है। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी इधर देखेंगे ना तो वो है गुजरात। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। कई इसको अरुणाचल और राजस्थान लगा देते हैं, वो गलत है, डी है इसका आंसर। तो भारत के राज्यों में सर्वाधिक पूर्वी राज्य की जो स्थिति है अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पहले सूर्य यहीं निकलता है, और सबसे पश्चिमी जो है वो गुजरात में है, गुजरात में सबसे लास्ट में निकलेगा। तो 20 प्रश्न थे, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के थे, जीएस के।